स्वाध्याय टीवी। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर कुसुम शर्मा अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में हिंदी विषय की प्राध्यापक हूँ और आज आपके सामने हिंदी विषय को लेकर उपस्थित हूँ। हमारी चर्चा का विषय है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास समझने के लिए विद्यार्थी मित्रों, पहले यह समझना जरूरी है कि किसी भी भाषा के विकास में जनमानस की क्या भूमिका होती है। भाषा में रचनात्मक क्षमता तभी तक रहती है जब तक वह लोक सामान्य के अनुभव से जुड़ी रहती है। भाषा जब लोक जीवन से अलग होकर एक वर्ग विशेष की तक सीमित होने लगती है तो उसमें जड़ता आ जाती है। उदाहरण के लिए रीतिकाल के भाषा के विरुद्ध खड़ी बोली भाषा की प्रतिष्ठा इसी का उदाहरण है। यही बात अपभ्रंश भाषा के संबंध में कही जा सकती है कि जब तक यह भाषा बोलचाल की भाषा थी तब तक उसे देश भाषा कहा जाता था, लेकिन जब वह देश भाषा से अलग होकर साहित्य की भाषा बन गई तो देश भाषा का स्थान हिंदी भाषा और उसकी बोलियों ने ले लिया। इस संदर्भ में डॉक्टर नवेंद्र ने अपने हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास में कहा है कि इस भाषा का विकास एक जनभाषा के रूप में हुआ है। कोई भी जनभाषा अपने प्रभाव की अक्षुण्णता में सदा एक रूप नहीं रहती है। स्थान और काल भेद से उसमें भेद उत्पन्न हो जाता है, किंतु तब तक तात्विक समानता रहती है, तब तक वह भाषा एक रूप कहलाते हैं, जो सत्य ही है। अतः भाषा का परिवर्तन ही उसका विकास है। अब हम हिंदी भाषा के विकास की बात करें तो प्रारंभिक हिंदी भाषा का इतिहास इस संदर्भ में हम आपको बता चुके हैं कि 1000 ईस्वी के बाद मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंतिम रूप अपभ्रंश भाषाओं ने धीरे धीरे बदलकर आर्य भाषाओं के रूप ग्रहण कर लिया और गंगा की घाटी में प्रयाग या काशी तक बोली जाने वाली शौरसेनी और अर्धमागधी अपभ्रंशों ने हिंदी भाषा के समस्त प्रधान रूपों को जन्म दिया। भाषा किस तरह विकसित होती रही, इन सहस्र वर्षों में भाषा किस तरह विकसित होती रही, उसके अध्ययन के लिए आज हमारे सामने क्या क्या सामग्री उपलब्ध है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, आगे आपके सामने करेंगे। सबसे पहले हम इस भाषा का हिंदी नाम क्यों पड़ा, इस प्रश्न के उत्तर के लिए इसके स्वरूप और इसको अर्थ को समझाना आवश्यक है। हिंदी भाषा का स्वरूप और अर्थ, हिंदी शब्द का स्वरूप और अर्थ। संस्कृत भाषा की सध्वनि फारसी में हा के रूप में पाई जाती है। अतः संस्कृत के सिंध और सिंधी शब्दों का फारसी रूप हिंदू और हिंदी हो जाते हैं। प्रयोग तथा रूप की दृष्टि से हिंदवी या हिंदी शब्द फारसी भाषा के हैं, क्योंकि संस्कृत के किसी भी प्राचीन ग्रंथ में अथवा अपभ्रंश भाषा के किसी भी प्राचीन ग्रंथ में इनका उल्लेख नहीं मिलता। फारसी में हिंदी का शब्दार्थ हिंद में रहने वाले अथवा हिंद की भाषा के अर्थ में होता रहा है। इसी तरह हिंदू शब्द का प्रयोग फारसी भाषा में इस्लाम को न मानने वाले हिंदवासी के अर्थ में प्रायः मिलता है। अतः धीमे धीमे इसी अर्थ के साथ यह शब्द हमारे देश में प्रचलित हो गया। इस शब्द में ईरानी प्रत्यय इक लगाने से यह शब्द हिंदी बना, जिसका अर्थ है हिंद का। यूनानी शब्द इंदिका तथा अंग्रेजी शब्द इंडिया आदि इसी शब्द के विकसित रूप हैं। इस प्रकार यह शब्द भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से विशेषण है, किंतु भाषा के अर्थ में संज्ञा हो गया है। इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सफरुद्दीन यजदी के जफरनामा 1428 में सबसे पहले मिलता है।
वर्तमान में हिंदी शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से 3 रूपों में हो रहा है। पहला रूप, हिंदी शब्द अपने विस्तृततम अर्थ में हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली 17 बोलियों का द्योतक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में होता है। इसलिए इसके अंतर्गत ब्रज, अवधी, डिंगल, मैथिली, खड़ी बोली आदि प्राय सभी लिखित साहित्य का विवेचन किया जाता है। दूसरा, भाषा विज्ञान में प्राय पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी कहा गया है और डॉक्टर गियर्सन ने तो इसी आधार पर हिंदी प्रदेश की अन्य भाषाओं को राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी कहा, जिनमें हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं है, किंतु अन्य दो को ही हिंदी मानने का कारण पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी नाम दिया था। इस प्रकार इस अर्थ में हिंदी 8 बोलियों ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, खड़ी बोली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का सामूहिक नाम है। हिंदी शब्द का संकुचित या वर्तमान सामान्य अर्थ है खड़ी बोली। साहित्यिक हिंदी जो आज हिंदी प्रदेशों की सरकारी भाषा है, पूरे भारत की राजभाषा है, समाचार पत्रों और फिल्मों में जिसका प्रयोग होता है और जो हिंदी प्रदेश में शिक्षा का माध्यम है और जिसे परनिष्ठित हिंदी, मानक हिंदी आदि नामों से भी अभिहित करते हैं। अब आगे हम हिंदी भाषा के विकास की चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास का सबसे पहले काल विभाजन करके देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास को जानने के लिए हिंदी भाषा के काल विभाजन में भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं, किंतु उनके मत की भिन्नता का कारण साहित्य है। तो अतः हम यहाँ पर मुख्यतः 3 कालों में विभक्त कर सकते हैं। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, मध्यकाल 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1800 ईस्वी से वर्तमान तक। सबसे पहले हम आदिकाल पर चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा के विकास में आदिकाल की परिस्थितियों का परिचय पहले देंगे। हिंदी भाषा के विकास में किसी भी भाषा के विकास में उस समाज की परिस्थितियों और उसके साहित्य का अभूतपूर्व योगदान रहता है। अतः हम यहाँ पर तीनों कालों की परिस्थितियाँ, उनके साहित्य सामग्री का क्रमशः वर्णन करेंगे। आगे आदिकाल की पृष्ठभूमि और भाषा पर प्रभाव। आदिकाल की पृष्ठभूमि एवं भाषा पर प्रभाव। आदिकाल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किसी भी भाषा या साहित्य का प्रारंभिक या पहला कालखंड होता है जहाँ से उसकी शुरुआत होती है। हम चाहें किसी भी युग की भाषा तथा उसके साहित्य की चर्चा करें, उसके कलात्मक साहित्यिक मूल उसके अपने समाज की वास्तविकता से ही प्रमाणित होते हैं। इसलिए हर भाषा के साहित्यिक मूल और उसकी कलात्मक व्याख्या के लिए उस काल के समाज की पृष्ठभूमि को जानना अनिवार्य होता है। अतः हम किसी भी भाषा का उद्भव जिस समय हुआ उस समय हिंदी भाषा का उद्भव जिस समय हुआ उस समय हिंदी प्रदेश 3 राज्यों में विभक्त था। पश्चिम में चौहान वंश की राजधानी दिल्ली थी। पृथ्वीराज के समय में अजमेर का राज्य भी इसी में सम्मिलित हो गया था। इसकी सीमाएं पश्चिम में पंजाब के मुसलमान राज्यों से मिली हुई थी। दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के राजपूत राज्यों से इसकी घनिष्ठता थी, किंतु पूर्व की सीमा पर हमेशा घरेलू युद्ध होते रहते थे। नरपति नाहल तथा चंद कवि हर्ष का अजमेर और दिल्ली से संबंध था। चौहान राज्यों के पूर्व में राठौर वंश की राजधानी कन्नौज थी और इस राज्य की सीमाएं अयोध्या तथा काशी तक फैली हुई थी।
कन्नौज के अंतिम सम्राट जयचंद का दरबार साहित्य की चर्चा के लिए हमेशा प्रसिद्ध था, किंतु यहाँ संस्कृत भाषा और प्राकृत का विशेष आदर देखा गया। कन्नौज के दरबार में भाषा और साहित्य की दृष्टि से चर्चा करने वाले कवि जयचंद थे, किंतु कुछ ही समय में जयचंद राज्य नष्ट हो गया, इसलिए वहाँ की कोई भी भाषा सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी है। उसी के पास महोबा राज्य था। महोबा राज के राजकवि जगनायक या जगनिक का नाम आज भी प्रसिद्ध है, किंतु उनकी भी मूल कृति का अभी तक पता नहीं चल सका है। 1161 में मोहम्मद गौरी ने पानीपत के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कुछ ही समय में इटावा के निकट राजा जयचंद की हार हुई, अतः कन्नौज से लेकर काशी तक का प्रदेश विदेशियों के हाथ चला गया। इस तरह समस्त हिंदी प्रदेश पर विदेशी शासकों का आधिपत्य हो गया। विकसित होती हुई नवीन भाषा हिंदी के लिए बहुत भारी धक्का था, जिसके प्रभाव से हिंदी आज तक मुक्त नहीं हो सकी है। हिंदी भाषा के इतिहास संपूर्ण प्राचीन काल में तुर्की मुसलमानों का राज्य कायम रहा। 12 से 5 और 15 से 36 तक तुर्की बादशाहों ने राज किया। इन सम्राटों की मातृभाषा तुर्की तथा दरबार की भाषा फारसी थी। इन विदेशी शासकों की रुचि जनता की भाषा तथा संस्कृत के अध्ययन की ओर बिल्कुल भी नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप 300 वर्ष से अधिक इस साम्राज्य के कायम रहने पर भी दिल्ली के राजनीतिक केंद्र से हिंदी भाषा की उन्नति की लिए कोई भी सहायता नहीं मिली। राज्य की ओर से सहायता की अपेक्षा विद्यार्थी में तो बाधा ही विशेष मिली। इस काल में राजसत्ता में पुनः परिवर्तन आया। देश की राजसत्ता तुर्की बादशाहों के हाथों से मुग़ल बादशाहों के हाथ में आई। मुग़ल बादशाहों ने देश की संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम दिखाया। मुग़लों की भाषा अभी अरबी और फारसी थी, इसलिए मुग़ल काल में उन्होंने हिंदी की लिपि के तरह अरबी और फारसी और खड़ी बोली के शब्दों से मिश्रित हिंदवी, उर्दू तथा हिंदुस्तानी के रूप में हिंदी भाषा का विकास हुआ। इस युग में शिक्षा की व्यवस्था के अभाव में सांप्रदायिक तनाव, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, इस तरह के विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों का बोलबाला था, जिसके फलस्वरूप देश में धार्मिक आंदोलनों का उद्भव हुआ और धार्मिक आंदोलनों की वजह से हिंदी भाषा के साहित्य में बहुत ही विकास हुआ, जिसकी चर्चा आगे भाषा सामग्री और साहित्य के संदर्भ में करेंगे। आदिकाल, भाषा सामग्री, साहित्य परंपरा और भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास के संदर्भ में प्राचीन काल की भाषा सामग्री को हम निम्नलिखित भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहली है शिलालेख तथा ताम्रपत्र तथा प्राचीन पत्र। दूसरी है अपभ्रंश काव्य, चारण, धार्मिक काव्य। तीसरा है हिंदवी तथा पुरानी खड़ी बोली का काव्य, गद्य काव्य। इस काल में भाषा, साहित्य और कला का विकास देश के भिन्न भिन्न राज्यों के संरक्षण में राजकवियों द्वारा हुआ है। देशी राज्यों का पूर्णतः नष्ट हो जाना, विदेशी शासन का स्थापित होना के कारण शिलालेखों तथा ताम्रपत्रों की अधिक संख्या में पाया जाना संभव नहीं हो सका है। हिंदी के सबसे पहले प्राचीन नमूने राजा पृथ्वीराज तथा राजा समरसी के दरबारों से संबंध में रखने वाले हस्तलिखित पत्र माने जाते हैं, जिनको नागरी प्रचारणी सभा ने प्रकाशित किया था, किंतु ये पत्र अप्रामाणिक सिद्ध हुए। भाषा की विकास की दृष्टि से रासो ग्रंथ की समृद्ध परंपरा रही है। वैसे तो रासो ग्रंथ की परंपरा में अनेक रासो ग्रंथों के नाम मिलते हैं, किंतु इसमें बीसल देव रासो तथा पृथ्वीराज
पृथ्वीराज रासो विशेष महत्व की रचना है। बीसल देव रासो की भाषा में डिंगल पिंगल दोनों ही भाषाओं के रूप मिलते हैं। कहीं राजस्थानी मिश्रित हिंदी, कहीं ब्रजभाषा मिश्रित हिंदी, तो कहीं कहीं अपभ्रंश के विकृत रूप भी दिखाई देते हैं। इस भाषा का एक नमूना देखिए। छत्तय हत धरंत नए नए चाहिए, अर्थात पृथ्वीराज की छाती पर दासी ने हाथ रखा तो उन्होंने नेत्र खोलकर देखा। इस परंपरा में कवि विद्यापति का नाम भी उल्लेखनीय है, किंतु उनकी रचनाओं में अपभ्रंश के रूप अधिक मिलते हैं, लेकिन उनकी अंतिम रचनाओं में प्रारंभिक हिंदी के प्रयोग भी बहुत मिलते हैं, इसलिए उनका उल्लेख भी करना, उनका योगदान भी महत्वपूर्ण है। उनका मानना है देशीय बहना सब जन मिठा, अर्थात देसी भाषा सभी को मीठी लगती है। हिंदी भाषा के विकास में धार्मिक ग्रंथों, जैन, सिद्ध, नाथ संप्रदाय आदि के साहित्य का भी बड़ा योगदान है। जैन कवि सोमप्रभ सूर्य की कविता का एक उदाहरण देखिए। रावण जायो जय दियई, वह मुख एक 10 मुख एक शरीर, चिंता वै दई नहीं जड़ने, कवों पियायो खीर। जिस दिन एक शरीर और 10 मुख वाले रावण का जन्म हुआ, उसी दिन माता को चिंता हुई कि उसके दूध किस तरह से पिलाऊं। हिंदी भाषा के विकास में सिद्ध तथा नाथ संप्रदाय का भी बहुत बड़ा योगदान है। संत साहित्य का भी योगदान है। संत कबीर नाथ पंथ योगेश्वरवाद में विश्वास करते थे। नाथ पंथियों की भाषा पश्चिमी हिंदी की बोलियों के मिश्रित रूप में थी। गोरखनाथ की भाषा का एक उदाहरण देखिए। हसिवा बोलवा रंग, काम क्रोध न करवा संग, हसिवा बोलवा गायवा गीत, ढिढ़ कर राशि अपना चित्त, अर्थात हंसो बोलो रंगरेली मनाओ, किंतु काम क्रोध का संग कभी न करो। इसी तरह हंसो बोलो गीत गाओ, पर अपने चित्त को दृढ़ करो। संत कबीर की भाषा का भी इसी तरह का एक उदाहरण देखिए। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता ऊपर मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इस काल में भाषा के विकास में लौकिक साहित्य का भी योगदान बहुत रहा है। राजकवि जगनिक के आला खंड का भी विशेष स्थान है। जगनिक का समय 1177 ईस्वी में बताया गया है। माना जाता है कि वे चंद्रवरदाई के समकालीन थे। हिंदी भाषी प्रदेशों में उनके आला का गान गांव-गांव प्रचलित है। जगनिक की भाषा का भी एक उदाहरण देखिए। पैदल के संग पैदल भिड़ें और असवारन से असवार, हौदा के संग हौदा मिल गए, हाथिन अड़ो दांतों से दांत। इस तरह लौकिक साहित्य के क्षेत्र में अनेक कवि हुए हैं। इनमें अमीर खसरो, जिन्होंने दिल्ली में बैठकर मनोरंजन करने वाले साहित्य की रचना कर भाषा के विकास में योगदान दिया है। उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, ढकोसले तथा दो शकुन लोगों में बहुत ही लोकप्रिय हुए, जिनमें हिंदी के सरल, स्वाभाविक और बोलचाल की भाषा के रूप के दर्शन होते हैं। दो शकुन का एक उदाहरण देखिए। सितार क्यों न बजा और औरत क्यों न नहाई, पर्दा न था। इसी तरह एक पहली का उदाहरण भी देखिए। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, थाली सब के सिर पर फिरे, मोती उससे एक निगरे। उपरोक्त काव्यों में कुछ उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि इस काल में हिंदी भाषा के विविध रूप भोजपुरी, मैथिली, खड़ी बोली, राजस्थानी आदि हिंदी की बोलियों के साहित्य की समृद्ध परंपरा रही है, किंतु भाषा की दृष्टि से अधिकतर कवियों के ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए उनकी संदिग्धता असंदिग्ध है। दक्षिण भारत में विकसित हिंदवी अथवा
दक्षिणी हिंदी साहित्य का प्रारंभ करने वाले मुसलमान सूफी कवि फ़कीर थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध ख्वाजा बंदा निवाज, जिनका समय 1321 से 1452 माना जाता है। दक्षिण में विकसित हिंदवी में प्रारंभिक साहित्यिक रचनाएं गोलकुंडा के शासकों के द्वारा तथा उनकी संरक्षितता में लिखी गई थी, किंतु उनका समय 19वीं सदी माना गया, इसलिए आदिकाल के साहित्य में उनको नहीं रखा जा सकता है। आदिकाल में काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचना की दिशा में भी कुछ स्फुट काम हुए हैं। आदिकाल में हिंदी काव्य की साहित्य परंपरा में कुछ हिंदी गद्य काव्य का भी स्फुट प्रयास देखे जाते हैं। इस संदर्भ में राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर आदि कृतियों के नाम उल्लेखनीय हैं। निश्चय ही इन कृतियों के साथ में अन्य कृतियों का भी रचना हुई होगी, लेकिन कुछ कारणों से उनकी कृतियाँ उपलब्ध नहीं हैं। अतः इस काल में हिंदी भाषा की परंपरा ने, गद्य परंपरा ने भी हिंदी भाषा के विकास में सहयोग दिया है। जैसा कि हम प्रारंभ में संकेत दे चुके हैं कि आदिकाल में हिंदी भाषा साहित्यिक अपभ्रंश के साथ साथ चलती हुई क्रमशः जनभाषा के रूप में जनता की मानसिक स्थितियों एवं भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इस समय के कवि धीमे धीमे अपभ्रंश का खेमा छोड़कर हिंदी वर्ग की तरफ अग्रसर हो रहे थे। एक विशाल क्षेत्र की अनेक बोलियों से उनका एक सामान्य रूप खड़ी बोली हिंदी विकसित हो रहा था। वह मिथिला भोजपुरी, खड़ी बोली आदि मेवाड़ तक की व्यापक जनभाषा बनकर जनमानस को प्रभावित कर रही थी। जनभाषा के प्रयोग की यह प्रकृति धीमे धीमे जीवन के सभी रूपों को प्रस्तुत करने में समर्थ होती जा रही थी। आदिकालीन साहित्यिक भाषा हिंदी कठिनता से सरलता की ओर बढ़ती हुई एक व्यापक रूप ग्रहण कर रही थी, जिसके फलस्वरूप 15वीं शताब्दी तक आते आते हिंदी का वह रूप उभरा जो समस्त देश की प्रमुख सांस्कृतिक भाषा बन गया। अब आदिकालीन हिंदी भाषा के स्वरूप का विकास। ऊपर संकेत दे चुके हैं कि हिंदी भाषा अपने आदिकाल में सभी बातों में अपभ्रंश के बहुत अधिक निकट थी, क्योंकि उसी से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ था। आदिकालीन हिंदी में मुख्यतः उन्हीं ध्वनियों, स्वरों, व्यंजनों का प्रयोग मिलता है जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थी। मुख्य अंतर ये है, पहला, अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे, आ इ उ ए ओ। ये 8 स्वर ही मूल स्वर थे। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर औ और ऐ विकसित हो गए, जिनका उच्चारण क्रमशः ऐ और औ होता था। इसी तरह च, छ, ज, झ संस्कृत, प्राकृत, पाली भाषा में स्पर्श व्यंजन थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में आकर ये स्पर्श संघर्षी हो गए और तब तक से अब तक स्पर्श संघर्षी ही हैं। न, र, ल, स संस्कृत, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश में दंत ध्वनियाँ थे। आदिकाल में ये वत्स हो गए। अपभ्रंश में ड, ढ और ड़ व्यंजन नहीं थे। आदिकालीन हिंदी में इनका विकास हुआ। न, मह, लह पहले संयुक्त व्यंजन थे, अब वे क्रमशः न, म, ल के रूप में महाप्राण रूप हो गए, अर्थात संयुक्त व्यंजन न होकर मूल व्यंजन बन गए। संस्कृत, फारसी आदि से कुछ शब्दों के आ जाने से के कारण कुछ नए संयुक्त व्यंजन हिंदी में आ गए और अपभ्रंश के व्यंजन समाप्त हो गए। कुछ अपभ्रंश शब्दों के लोप के कारण कुछ ऐसे संयुक्त व्यंजनों, स्वरानुक्रमों तथा व्यंजनानुक्रमों के लोप की संभावना हो सकती है जो अपभ्रंश में थे। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण 1000 ईस्वी से या 1100 ईस्वी के आसपास तक था, अपभ्रंश के बहुत निकट था। भाषा में काफ़ी रूप ऐसे थे
किंतु जो अपभ्रंश पर आधारित थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप कम होते गए और हिंदी ने अपने नए रूप विकसित कर लिए। धीरे धीरे 1500 ईस्वी तक आते आते हिंदी अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अपभ्रंश व्याकरण के इन बातों से भिन्न हो गई। अपभ्रंश काफ़ी हद तक संयोगात्मक भाषा थी, क्रिया और कार की रूप संयोगात्मक होते थे, किंतु आदिकाल की हिंदी में वियोगात्मक रूपों में प्राधान्य हो गया। इसी तरह परसर्कों कारक चिन्हों का प्रयोग काफ़ी होने लगा। धीरे धीरे संयोगात्मक रूप कम होते गए और उनका स्थान वियोगात्मक रूप लेते गए। इसी तरह नपुंसक लिंग एक सीमा तक अपभ्रंश में था, यद्यपि संस्कृत, पाली, प्राकृत की तुलना में उसकी स्थिति अस्पष्ट थी, किंतु अस्पष्ट होती जा रही थी। आदिकालीन हिंदी में इसका प्रयोग पूर्ण तरह से समाप्त हो गया। गोरखनाथ की रचनाओं में कुछ प्रयोगों में नपुंसकलिंग का प्रयोग देखा गया, किंतु यह मान्यता पूर्णतः असंदिग्ध नहीं कही जा सकती। हिंदी वाक्य रचना में शब्द क्रम निश्चित होने लगा। दूसरा, आदिकालीन हिंदी का शब्द भंडार अपने प्रारंभिक चरण में अपभ्रंश भाषा का ही था, किंतु धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आते गए, जिनमें उल्लेखनीय 2-3 हैं। पहला, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हो गया था, अतः अपभ्रंश की तुलना में तत्सम शब्दावली का प्रयोग बढ़ने लगा। दूसरा, मुसलमानों के आगमन से कुछ शब्द पश्तो, फारसी तथा तुर्की भाषाओं से हिंदी में आ गए। तीसरा, भक्ति आंदोलन तथा मुसलमानी शासन का प्रभाव समाज पर पड़ा, जिसके फलस्वरूप इस बात की भी संभावना हो सकती है कि कुछ ऐसे पुराने शब्द जो अपभ्रंश में प्रचलित थे, इस काल में अनावश्यक हो गए। अल्पावश्यक होने के कारण या तो हिंदी के शब्द भंडार से उन्हें निकाल दिया या निकल गए, या उनका प्रयोग बहुत ही कम हो गया। इस तरह वास्तव में आदिकाल में ही हिंदी भाषा ने अपना स्वरूप पूर्णतः विकसित कर लिया था। वह मानस की भावनाओं को अपने स्वरूप में संप्रेषित करने की पूर्ण क्षमता विकसित कर चुकी थी। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं तपः। स्वाध्याय टीवी